ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है और मैं उन सब व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उनसे यही आशा रखती हूँ कि वो मुझे इस तरह से सहयोग करते रहेंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे लेके आई हूँ आपको कुछ जानकारी देने के लिए, जो आपको एस्ट्रोलॉजी कम साइंस मतलब विज्ञान से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट बताऊंगी बस। वो बृहस्पति के बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये बृहस्पति ग्रह कैसे है, क्योंकि अभी इनकी जो गति है वो अतिसारी होने वाली है। अभी 29 मार्च से अभी ये हो जाएगी 23 अप्रैल तक, लगभग 25 दिन, मतलब 1 महीने से भी थोड़ा सा कम। तो उसके लेकिन उसके पहले मैं गुरु के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि गुरु कैसे हैं। यह है सूर्य से 5वें नंबर पर स्थित होते हैं, और इनकी सूर्य से दूरी लगभग 77 करोड़ 83 लाख और 881 किलोमीटर दूर है। और ये का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 11 साल 317 दिन लेते हैं, और अपनी ही जगह घूमने में ये 9 घंटे और 56 मिनट लेते हैं अपनी ही दूरी पे घूमने में लिए, जो सबसे तेज गति है, सबसे तेज गति है और ग्रहों की अपेक्षा। इसका वजन जो है इनका पृथ्वी से 318 गुना है, मतलब, और इनका व्यास लगभग है 1,82,984 किलोमीटर इनका व्यास है। व्यास मतलब पूरा उनका रेडियस। तो ये थोड़ी सी मैंने गुरु के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अब मैं जो अपना जो बृहस्पति ग्रह जो जिसका संबंध सीधी तौर से अपने जीवन से है, एस्ट्रोलॉजी में इनको गुरु की पदवी मिली हुई, उनके बारे में बताती हूँ कि वो अपने जीवन में अगर उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या रोल है, और अगर वो अपने जीवन को में मतलब किस किस तरह से अपन को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुभता पे आती हूँ। जैसे कि गुरु अगर आपके अच्छे हैं तो आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी, आपकी संतान अच्छी होगी। विवाह के भी कारक हैं ये, खासतौर से लड़कियों के लिए तो ये विवाह करने से लेके और विवाह को चलाने तक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। संतान सुख भी इन्हीं से संबंध रखता है, खासतौर से संतान सुख तो दोनों ही का होता है, माता पिता का। तो उसके बाद धार्मिकता, अध्यात्म में रुचि, ये मतलब अच्छे अगर आपके बृहस्पति आपकी हॉरोस्कोप में पड़े हुए हैं तो इन सब में आपको क्या करेंगे, वो अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। और इनकी वैसे इनकी स्वयं की 2 राशि होती हैं, एक तो होती है धनु और एक होती है मीन। और जिसमें कि मीन मूल त्रिकोण होती है और धनु इनकी अपनी स्वयं की राशि होती है। और इनकी उच्च राशि होती है कर्क, मतलब कर्क राशि में इनकी परम प्रिय राशि है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी हॉरोस्कोप में या तो अपनी ही राशि में पड़े हों या कर्क राशि में पड़े हों, तो आपको ये भी देखना अत्यंत आवश्यक है कि वो किस घर में है, इसका भी प्रभाव होता है। तो वो एक अलग है। आप जैसे मान लीजिए, और डिपार्टमेंट कौन कौन से ये देखते हैं, जैसे वित्त है और कोश है, कानून है, मंत्र है, ज्ञान है और संस्कार हैं। इन सब में भी इनका बहुत मतलब महत्वपूर्ण रोल है। मतलब अगर ये आपका बृहस्पति अच्छी नहीं है तो आपके संस्कार भी अच्छे नहीं होंगे, और आपको मतलब हर तरह से आधार्मिकता आने शुरू हो जाएगी। अब मैं दूषित जो होता है बृहस्पति, उसके बारे में चर्चा करती हूँ कि दूषित अगर है तो आपको मतलब कैसा प्रभाव आपके ऊपर आएगा। एक तो ये क्या है कि ये इनका रूप बड़ा विराट होता है, आकाश तत्व इनके पास है, तो ये बहुत कहना चाहिए प्रभावशाली ग्रह के रूप में आते हैं, क्योंकि बाकी सब तत्व इन्हीं में समाये हुए हैं। क्योंकि आकाश तत्व ऐसा है कि बहुत व्यापक है वो। और अगर आपका मान लीजिए किसी भी तरह से दूषित हो गया आपके हॉरोस्कोप में गुरु या बृहस्पति, तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर से व्यक्ति कैसा हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, और उसका अध्यात्म से और धार्मिकता से बिल्कुल उसकी कहना चाहिए कट ऑफ हो जाता है, मतलब उसकी रुचि खत्म हो जाती है।
और वो ऐसे कार्यों पर ज़्यादा संलग्न हो जाता है जिसमें कि मतलब धर्म और आस्था से, धर्म और मैं और मतलब कहना चाहिए अध्यात्म में आस्था उसकी लगभग ख़त्म हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनका आदर नहीं करते हैं। सबसे एक विशेष लक्षण है कि अगर कोई बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं आपके यहाँ, तो उनको वो ना तो आदर देते हैं, ना सम्मान देते हैं, ना स्नेह रहता है। तो ये थोड़ी-सी एक खराब स्थिति आ जाती है। और अगर पुरुष की कुंडली में मान लीजिए खराब है, तो वो पूरे टाइम मतलब जो है वो पत्नी द्वारा वो प्रताड़ित होता है, पत्नी द्वारा उसको दुःख प्राप्त करता है। और यदि पत्नी की कुंडली में दूषित होता है, तो पत्नी पूरे टाइम पति की वजह से दुखी रहती है, मतलब पूरे टाइम उसको पति द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि उसके हमेशा मतलब एक रोने जैसी स्थिति में बनी रहती है। तो ये जीवन भर उसको देखना पड़ता है। उसके अलावा शरीर में गंभीर रोग, खासतौर से पाचन तंत्र से रिलेटेड तो बहुत सारे रोग दे सकता है, जैसे कि गंभीर रोगों में ये कैंसर भी हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, और डाइजेशन को तो ये प्रभावित करता ही है। तो ये अगर आपका मतलब दूषित है बृहस्पति, तो उसके लिए ये बात है। अब अगर दूषित है तो वो जन्म से ही है, मतलब उसको आप उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का तो आशीर्वाद लेना चाहिए, और छोटों को प्यार करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और किसी भी गुरु की शरण में चला जाना चाहिए अगर आपके गुरु हैं तो। और अगर आपके गुरु नहीं है तो फिर आप शिव को भी गुरु मान सकते हैं। और गायत्री मंत्र का मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए गायत्री मंत्र का। और कहना चाहिए इसका विष्णु सहस्त्र नाम का भी अगर आप चाहें तो उसका भी जाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बृहस्पति के बारे में बताया। अब बृहस्पति क्या है कि ये आयु का भी निर्धारण करते हैं, एक ये भी पॉइंट है, आयु भी इन्हीं से निर्धारित की जाती है कि आपकी आयु कितनी होगी। वो ये सब डिपार्टमेंट बृहस्पति के हैं, मतलब बृहस्पति बहुत इम्पोर्टेंट प्लानिट है हर एक के जीवन में। तो अगर वो दूषित हो जाए तो उसका मतलब विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर और ग्रह मान लीजिए किसी भी तरह से दूषित हो जाते हैं, तो उसको जो सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह हैं उनकी शुभता बढ़ा बढ़ा के, और उनकी जो क्रूर ग्रह उनकी अशुभता कम कर सकते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह ही अशुभ हो जाता है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत मतलब कठिनाइयाँ होती हैं उनको शुभता लाने में। तो ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की आपको बताने के लिए। अब क्या है कि ये 21 अक्टूबर से आ चुके हैं हर एक राशि में, राशि वालों के लिए अपनी मतलब मंगल की राशि में आ चुके हैं, स्कॉर्पियो में आ चुके हैं, वृश्चिक राशि में। तो अब उसके बाद ये रहेंगे वैसे तो अक्टूबर अगले मतलब 19 तक रहने वाले, 4 नवंबर तक। लेकिन बीच में अभी इनकी जो चाल है उसमें तेज़ी आ जाएगी। तो जैसे कि अभी जिस चाल से थे उसमें तेज़ी आ जाएगी। वो कब आएगी? 29 मार्च से लेके और 23 अप्रैल तक का एक टाइम है कि उसमें इनकी गति में तीव्रता आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हर एक राशि वालों के जहाँ ये अभी इनकी प्लेसमेंट थी उसमें चेंज होगा हर एक राशि वाले के लिए। तो अभी अगर किसी की शुभ घर में थे तो उसमें क्या नाम चाहिए शुभता में, या अशुभ थे तो उसमें अशुभता में, सब में फ़र्क होने वाला है। तो मैं अब राशि दर सबको अलग-अलग बताऊँगी थोड़ी-सी कि कितना चेंजेस होगा हर एक राशि वाले के लिए। तो अभी जैसे मेष राशि वालों में के लिए कहा जाए या मेष लग्न के लिए बोला जाए, तो ये कहाँ थे? 8वें घर में थे जब ये आए थे। और 8वें घर में अब से घर के से अब ये कहाँ जाएँगे? इनकी गति तेज़ हो जाएगी तो ये आ जाएँगे 9वें घर में, भाग्य स्थान पे आ जाएँगे। तो भाग्य स्थान पे आने से क्या करेंगे ये, मतलब इनका अपना घर है, इसलिए उसमें भाग में तो वृद्धि करेंगे ये, लेकिन थोड़े से प्रभाव में कमी ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो दृष्टियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। और ये भी एक माननीय बात है ज्योतिषी आधार पे कि ये इनके हर एक प्लानिट के अपने अपने घर को निश्चित होते हैं। उसमें गुरु के भी हैं, जैसे गुरु दूसरे घर में
5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में। इसमें अगर ये आ जाते हैं, चाहे परमानेंट या उनका परिवर्तन हो जाए, तो वो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो ये 9वें घर में आ रहे हैं, तो 9वें घर में इनका स्वयं का घर है, तो यहाँ से इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत शुभकारी होंगी, क्योंकि जहाँ ये बैठते हैं थोड़ा सा उसकी हानि तो करते हैं उस भाव की, लेकिन उनकी दृष्टियों से उनकी रिकवरी हो जाती है, ऐसे कह सकते हो ना। तो इनकी दृष्टियाँ कहाँ-कहाँ पड़ने वाली हैं? प्रथम भाव पे, तृतीय भाव पे और 5वें स्थान पे। तो प्रथम भाव पे अगर इनकी पड़ रही है दृष्टि, तो प्रथम भाव से संबंधित जो भी प्रभाव है, व्यक्तित्व है या आपकी जो पर्सनैलिटी है, पूरी की पूरी उसमें क्या आ जाएगा कि निखार आ जाएगा। आपका जैसे विवाह रुका हुआ था या संतान सुख की आपकी कामना थी या विदेश यात्रा आप करना चाहते थे, इस ये छोटी-छोटी यात्राएँ भी अगर आप करना चाहते थे, तो उसमें आपको मतलब सफलता दिलाएँगे। आपके आत्मविश्वास में, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाने वाले हैं ये। और शिक्षा के साधन जो अभी तक आप नहीं जुटा पा रहे थे, उसमें भी आपको मतलब शिक्षा के साधन आपको प्राप्त होंगे। और आपकी जो कोई प्रतियोगिता थी, मतलब शिक्षा प्रतियोगिता या किसी भी तरह की और प्रतियोगिता थी, उसमें आपको सफलता दिलाने वाले हैं। और मतलब शिक्षा के लिए और संतान के लिए और आपके व्यक्तित्व के लिए, ये सभी के लिए, क्योंकि तीसरा घर भाई बहन का भी होता है, पराक्रम का भी होता है, तो उसमें भी आपको पूरी तरह से ये लाभान्वित करेंगे, लाभ की स्थिति में रहने वाले हैं। लाभान्वित करने का मतलब ये कि हर तरह से आपको लाभ ही लाभ देंगे, क्योंकि अभी 8वें घर में थे। 8वां घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये इनके लिए कारक घर नहीं है। इसलिए अब मेष राशि वालों के लिए एक जो महीना है लगभग, मतलब थोड़ा पूरक नहीं है, लगभग 1 महीना है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं वृष राशि के ऊपर। तो वृष राशि में अभी ये कहाँ, सप्तम भाव में थे। तो सप्तम भाव में तो मैंने बताया कि ये अच्छे फल देते हैं, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं। और सप्तम भाव में अब तक ये बहुत अच्छे फल दे इनको मिल रहे होंगे वृष राशि वालों को। लेकिन अब जो थोड़ा सा टाइम इनका होगा वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अब ये कहाँ आ जाएंगे, इनके अष्टम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि ये धनु राशि वही है। क्योंकि इनकी चाल तेजी से जैसे तेजी होगी, तो अगले स्थान में ये आ जाएंगे और फिर वो रहने वाले हैं 23 अप्रैल तक। और उनके प्रभाव सेकंड जो मतलब वृष राशि है उसमें कहाँ कहाँ पड़ने वाले हैं, ये इनके प्रभाव मतलब 5 इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ कि कहाँ कहाँ होने वाली है। तो 3 दृष्टियाँ इनकी कहाँ पड़ने वाली हैं, ये चौथे घर पे और 12वें घर पे और इसके अलावा तीसरे घर पे। तो ये इस तरह से ये इनकी दृष्टियाँ जो पड़ने वाली हैं उनसे शुभता होने वाली है। तो जैसे कि चौथे घर पे पड़ेगी जो दृष्टि, उससे आपके माता में और आपके सुख साधन में सब में वृद्धि होने वाली है। और 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ने वाली है, सेकंड भाव पे, सॉरी मैंने तीसरा बोला, ये सेकंड भाव पे पड़ने वाली है। तो आपको ये चौतरफा लाभ दिलाने वाले हैं, लाभ की स्थिति होने वाली है। और इसके अलावा एक दृष्टि इनकी 12वें स्थान पे भी, तो वो इसको क्या करेंगे कि 12वां स्थान, जैसे मैं सभी लोगों को पता है कि व्यय मतलब व्यय का है, खर्चे का है और इरिगेशन का है, कोर्ट केस का है और भी चीज़ों का है, तो उसमें ये आपके खर्चों में वृद्धि करने वाले हैं। तो इस तरह से वृष राशि वालों को थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि ये 8वें घर में आ रहे हैं, तो ये आपके हेल्थ को भी प्रभावित कर सकते हैं। चोट दुर्घटना का भी आप शिकार हो सकते हैं। और इसलिए वृष राशि वालों के लिए और ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं होंगे। बस केवल इनकी दृष्टियाँ जो है वो थोड़ी, एक 7वीं दृष्टि अच्छी होगी इनकी और एक होगी इनकी जो 5वीं दृष्टि, और बाकी जो 9वीं दृष्टि है उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि पे अभी ये कहाँ है, 6वें घर में है। तो अब इनके बाद जैसे ही इनकी अति सारी गति होगी, ये आपके कहाँ जाएंगे,
सातवें घर में आ जाएंगे, मतलब कि अब अच्छे स्थान में आ जाएंगे। तो जब मिथुन राशि में ये सातवें घर में आने वाले हैं, तो अब इसके बाद आपको क्या क्या कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे, ये आपकी जो दृष्टियां हैं लगातार अलग अलग भाव पे देखी जाए तो आपके तीसरे स्थान पे और सातवें स्थान पे और 11वें स्थान पे पड़ने वाली हैं। तो इसमें जो तीसरा स्थान है वो छोटी छोटी यात्राओं का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। तो उसमें शुभ फल होने वाले हैं, क्योंकि ये सातवें घर में आएंगे तो ये इसकी शुभता भी बढ़ा देंगे। आपके जो पार्टनर वगैरह हैं या आपके स्पाउस हैं, उनसे संबंध अगर आपके खराब हो रहे थे, क्योंकि इसके पहले छठवें घर में थे, तो छठवें घर के प्रभाव में तो ये कमी ला देंगे। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि छठवें घर अच्छा नहीं माना जाता है। उसमें जितने भी उसके पास डिपार्टमेंट हैं छठवें घर के, वो अच्छे नहीं माने जाते। रोग, ऋण और शत्रु, तो उसमें कर्ज, तो उसमें तो ये कमी ला देंगे, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि गुरु जिस घर में होते हैं उस घर की थोड़ी सी हानि करते हैं। तो ये जो नेगेटिव प्रभाव है उसके, उसमें कमी ला देंगे। और इनकी जो 3 दृष्टियां हैं उनको उनको वो भी इनके लिए अच्छी होने वाली हैं। मिथुन राशि वालों के लिए खासतौर से अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो आपको शादी, आपकी मनपसंद शादी हो सकती है। आप जिसको पसंद करते थे उससे आपका विवाह हो सकता है। पराक्रम में छोटी छोटी यात्राएं, मतलब पराक्रम भाव से देखी जाती हैं। भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होने वाले हैं। और 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, उससे क्या होगा, आपके आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। अगर आपने कुछ सोच रखा है तो इस समय आप उसका अवसर का लाभ उठा के और उसको मतलब प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपकी मिथुन राशि वालों के लिए ये मतलब काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये बदलाव बहुत जितना भी हो सके लगभग 29 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक उसका पूरा लाभ उठाएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पाए। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि पे। तो कर्क राशि में अभी ये कहाँ थे, 5वें घर में थे। तो पांचवें घर जैसे मैंने बताया कि दूसरा, पांचवा, सातवां और नौवां और 11वां घर, ये इनके लिए बहुत अच्छे हैं। स्वयं मतलब कारक माने जाते हैं। तो ये अभी तक ये आपको अच्छे फल दे रहे होंगे। जो 5वें घर में इनकी जो है दृष्टि, और 5वें घर में जो आपके मतलब जो कारक थे उनके, उसमें आपको अच्छे लाभ दिला रहे होंगे। और इसके बाद अभी ये कहाँ जाएंगे, कर्क राशि में ये आ जाएंगे छठवें भाव में। तो छठवें भाव से प्रभावित मतलब जो प्रभाव, उसमें भी ये कमी तो लाएंगे। ये तो बात पक्की है कि जहाँ ये बैठते हैं वो उसमें कमियां लाते हैं। अब उनकी दृष्टि अलग अलग देखना अत्यंत आवश्यक है कि इनकी जो दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ पड़ने वाली हैं। तो अगर इनकी दृष्टियां देखी जाए तो इनकी कौन कौन सी घर पे पड़ने वाली हैं। एक तो 10वें घर पे पड़ने वाली है, एक 12वें घर पे पड़ने वाली है, और एक लाभ स्थान पे दूसरे स्थान पे पड़ने वाली है। ये दृष्टियां सब अलग अलग हैं, एक 5वीं है, एक 7वीं और एक 9वीं है। तो इनकी दृष्टियां में सब में अमृत होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है, तो जॉब से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड आप कुछ काम करने वाले थे या आपके काम रुके हुए थे, तो उसमें एकदम तेजी आ जाएगी। जैसे आपने कोई जॉब बदलने की सोच थी, या मान लीजिए कोई ऐसा आपके मन में एक योजना थी कि आपको नए व्यापार की शुरुआत करनी है, तो इस समय आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद हाँ, ये 12वां स्थान है, उसके लिए थोड़ा-सा सोचनीय स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इसमें आपके खर्चे बढ़ा देंगे हॉस्पिटल पे, या मान लीजिए यात्राएँ आप कर सकते हैं, या कोर्ट केस वगैरह इसमें आप उलझ सकते हैं, उसमें व्यय हो सकता है। तो इसमें आप थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ऐसी नौबत ही नहीं आए जिससे कि आपको कोर्ट कचहरी करना पड़े, है ना? यही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आ जाते हैं इनकी जो अगली दृष्टि है वो पड़ रही किस पे, सातवें भाव, सॉरी दूसरे भाव पे। तो वो लाभ की स्थिति है, उसमें पूरी तरह से ये लाभान्वित करने वाले हैं आपको। उसमें जितना भी हो सके आप मतलब पैतृक संपत्ति है आपकी, और धन कुटुंब वाणी का भी होता है, तो आपकी वाणी में भी मधुरता ला देंगे। आपका कोई जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अटका हुआ था केस जिसमें कि आप सुलझा नहीं पा रहे थे पैतृक संपत्ति संपत्ति से रिलेटेड, तो वो सुलझ जाएगा।
तो कर्क राशि वालों के लिए तो ये मतलब बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। इसमें आपको जितना भी हो सके लाभ उठा लेना चाहिए। केवल इतना ध्यान रखना है कि 12वें घर का जो बृहस्पति है, मतलब 12वें घर पे जो आपकी दृष्टि पड़ रही है, वो थोड़ी सी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और ऐसे मतलब क्योंकि इनकी गति कैसी होगी, बहुत तेजी होगी, तो जो भी काम होगा बड़ी तेजी से होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी काम इन्हें करना है तो ये बहुत अच्छा पीरियड है, उसको बड़े मतलब इत्मीनान से कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं। जो 12वें घर से जो नेगेटिव प्रभाव थे उसमें ये जरूर कमी ला देंगे। इसलिए आपका वाणी का आपका जो था घर, उसमें भी आपको मतलब ध्यान रखना होगा कि वो बहुत मीठी हो जाएगी। मतलब ज्ञान की जैसी बातें करते हैं ना, कि बृहस्पति के पास ज्ञान का भी भंडार होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बस केवल डाइजेशन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होंगे। ये छठवें घर में आएंगे तो आपका डाइजेशन खराब कर सकते हैं, या मान ली शुगर उगर जैसी कोई तकलीफ है आपको, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि वाले। अब सिंह राशि वाले में अभी कहाँ थे इनके, सिंह राशि में इनके चौथे घर में थे, अब ये आ जाएंगे इनके 5वें घर में आ जाएंगे। तो 5वें घर से में होने वाले हर एक शुभ प्रभाव को भी क्या करेंगे, ये बढ़ा देंगे, सभी प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। और जैसे 5वां घर किसका होता है, संतान का, शिक्षा का, और धार्मिकता का भी होता है। तो इसमें पूरी तरह से ये आपको क्या करेंगे कि जो भी बाधाएं आ रही थी अभी तक संतान से संबंधित, या मान लीजिए आपकी स्वयं की शिक्षा में कोई परेशानी आ रही थी, तो इसमें ये सफलता दिलाने वाले हैं। और कोई माता पिता ऐसे थे जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते थे और कहीं भी घर के बाहर या मान लीजिए विदेश में भी जाना चाहते थे, तो वो आपको सहायता करेंगे इस समय। अगर आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको लाभ देंगे। और विदेश के अलावा भी अगर आप यहीं मतलब जहाँ आप रह रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके आपको मौका मिल सकता है। और इसके बाद इनकी जो दृष्टियां हैं मैंने जो बताई हैं कि दृष्टियां इनकी अलग अलग हैं। तो इनकी दृष्टियां 9वें घर पे पड़ने वाली है, जो कि आपको कंपटीशन और जॉब में सफलता या प्रमोशन या चेंज ऑफ प्लेस भी करा सकते हैं। और इसके अलावा इनकी जो और दो दृष्टियां हैं, वो एक पढ़ने वाली है, 9th दृष्टि पहले भाव पे पढ़ने वाली है। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है आपको। और पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। और 7th दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है, 11th भाव पे। तो आपकी जो डिजायर थी, जो आपने बहुत दिनों से सोची थी, उनको आप पूरी कर सकते हैं। और क्योंकि 11th भाव वैसे भी अच्छे अच्छे भाव में गिनती है उसकी। तो अगर आपकी कोई मतलब आमदनी बढ़ाने के आपने विचार बनाया था, तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये। अब आ जाते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि में ये अभी कहाँ थे, ये अभी इनके थर्ड थर्ड भाव में थे, तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में अच्छे नहीं इसके परिणाम रहते हैं जो कन्या राशि है। और अब इसके इसके बाद ये कहाँ आ जाएंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे। तो इस भाव से संबंधित सभी प्रभाव में क्या करेंगे, ये वृद्धि कर देंगे। चौथा भाव किसका होता है, भूमि, भवन, वाहन का, माता का, और आपकी जो मतलब नेटिव प्लेस है उसका भी होता है। तो इससे इसमें संबंधित जो जितने भी कार्य आपके लटके हुए थे, जैसे आप कोई क्रय विक्रय करना चाह रहे थे प्रॉपर्टी का, तो वो उसमें आपकी प्रगति हो जाएगी, माता के सुख में वृद्धि हो जाएगी। अगर आप कोई वाहन वगैरह खरीदना चाहते थे तो वो आपको इस समय बड़ी मतलब सुलभता से प्राप्त हो जाएगा, मतलब उसमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो इनकी दृष्टियां देखते हैं
कि कहाँ है, 5वीं दृष्टि इनके 8वें भाव पे पड़ने वाली है। तो जैसे ही आपका, जैसे मैंने बताया कि 8वां भाव जहाँ भी इन्वॉल्व होता है वहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी आपके हेल्थ से रिलेटेड चोट चपेट से, कि में आ सकते हैं आप। तो ये 8वें भाव पर जो थोड़ा सा, और वहाँ पर केतु का भी साथ होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और उसके बाद आ जाते हैं दुर्घटना के साथ साथ आयु का भी। जैसे मान लो जो लोग बुजुर्ग हैं या मतलब बीमार हैं, उनकी आयु को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद 7 दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है, 10वें भाव पे। तो आपसे जो आप 10वां भाव जैसे कर्म क्षेत्र कहा जाता है, तो कर्म क्षेत्र में जो आपकी जो काम अटके हुए थे, सरकारी काम या मान लीजिए कोई प्राइवेट आपका कुछ काम अटका हुआ था, तो उसमें ये पूरी तरह से आपको मतलब शुभता देंगे। तो 10वें घर से होने वाले हर एक प्रभाव को ये उसमें वृद्धि करने वाले हैं और बहुत तेज़ी से करने वाले हैं। जैसे फिनांस का काम आपका रुका हुआ था या पब्लिकेशन का काम रुका हुआ था, तो उसमें सब में क्या होगा, पॉजिटिविटी लाने वाले हैं। और इनकी जो 9th दृष्टि है वो 12वें भाव पे होने वाली है। तो आप इस समय जो बड़े इन्वेस्टमेंट है उससे आप बच सकते हैं, मतलब उसमें आपको नहीं अपना पैसा नहीं फंसाना है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो भी कार्य करें आप योजनाबद्ध होकर करें। तो इसलिए अगर ऐसा आप करते हैं तो आप बड़ी हानि से बच सकते हैं। और बाकी और जो दृष्टियां इनकी 5वीं और 7वीं, वो आपके लिए बहुत शुभ कार्य होने वाली हैं। तो इस तरह से मैंने जो बताया अभी इसके बारे में, गुरु के बारे में, कि गुरु ग्रह बहुत सौम्य और शुभ ग्रह माने जाते हैं। और बस केवल आपके किस भाव में आ रहे हैं वो बस उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। तो अगर आपके 6, 8, 12 में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर उनके नेगेटिव प्रभाव में कमी कर देते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी है। और अगर मान लीजिए अभी शुभ घर में थे और उसके बाद वो अगले दूसरे आपका घर शुभ छोड़ के दूसरे में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये मैंने अभी ये बताया अभी कन्या राशि तक। और फिर उसके बाद तुला से लेके मीन तक के लिए मैं अगले वीडियो में डालूंगी, और आशा है आपको इससे कुछ लाभ जरूर प्राप्त होगा। और उसके बाद में जो अगला वीडियो होगा उसमें थोड़ी सी इसके बारे में रेमेडी भी बताऊंगी, कि अगर आपका गुरु अतिसारी स्थिति में खराब है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो मैं अभी भी बता देती हूँ, एक तो आपको गुरु मंत्र करना चाहिए और गुरु का दान कर देना चाहिए। अगर आपके अनिष्ट घर में आ रहा है तो आप गुरु का दान कर सकते हैं, और शिव जी की शरण में जाना चाहिए अगर आपके गुरु नहीं है तो इस तरह से आपके जो नेगेटिव प्रभाव हैं, जो बुरे प्रभाव हैं आपके ऊपर पड़ने वाले, उससे आपका बचाव होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।